हेलो एवरीवन, आज हम अल्फा स्ट्रेटजीज़ पर बात करेंगे। इंटरव्यू जो बेसिकली लास्ट स्टेज होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज का, जिसे पर्सनालिटी टेस्ट उसका नाम होता है, उसे इंटरव्यू भी बोलते हैं। सो आई हैव इंटरेक्टेड विद सो मेनी पीपल हु हैव क्वालिफाइड इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड जिनका मार्क्स बहुत अच्छा था इंटरव्यू में। सो इन दिस वीडियो व्हाट आई हैव डन इज आई विल ट्राई टू कंपाइल ऑल दोज एसेंशियल्स एंड ऑल दोज बेसिक्स दैट यू हैव टू डू टू गेट गुड मार्क्स इन इंटरव्यू। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा डैफ के बारे में। सो जैसा कि आपको पता होता है, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस का रिजल्ट आता है, फिर आपको एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसे डैफ बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो भरना होता है। तो कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है डैफ भरते टाइम, वो क्या होती हैं। सो डैफ में कई सारे कॉलम्स होते हैं जो आपको भरने होते हैं। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका बेसिकली कुछ आपने पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्ड किया है, आपकी हॉबीज़, आप कहाँ से हैं। तो डैफ में आप जो भी चीज़ फिल करते हैं, मान लीजिए आप हॉबी फिल करते हैं, तो कुछ भी झूठ नहीं भरना है। जो आप करते हैं बेसिकली, जो सच में आपको पसंद है, जैसा कि आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, या मान लीजिए आपको, कई लोगों की बहुत यूनिक हॉबीज़ होती है, बर्ड वॉचिंग हुआ या फिर आर्ट या स्केचिंग। तो जो आपकी जेन्युइन हॉबी है, जिसमें आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है, तो कई बच्चों को डाउट होता है कि सर थोड़ा बहुत करते हैं लेकिन ढंग से नहीं पता है, तो आप लिखिए जो आप चीज़ आपको बेसिकली करना पसंद है, वो आप लिखिए उस चीज़ में। बट कुछ भी एडिशनल डैफ को अच्छा दिखाने के लिए या फिर बटरिंग करने के लिए, या फिर जो आप चीज़ नहीं करते हैं वो मत लिखिए उसमें। बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, जो आप थोड़ा बहुत भी आपको हॉबीज़ है, जो चीज़ पसंद है, वो आप लिखिए। अब बेसिकली डैफ का क्या इंपॉर्टेंस होता है, मैं आपको बताता हूँ पर्सनालिटी टेस्ट में। सबसे पहले डैफ जो होता है, बेसिकली जब आप लोग इंटरव्यू के अंदर जाते हैं, तो आप पैनल जो मेंबर्स होते हैं, जो पूरा पैनल होता है, चेयरमैन होता है, उनके पास 5 मिनट पहले 6 मिनट पहले एक समरी जाती है डैफ की, जिसमें क्या लिखा होता है, आप कहाँ से हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपने डिग्री कहाँ से ली है, आपकी क्या हॉबीज़ हैं, और आपने क्या क्या किया है, अगर कोई प्रीवियस जॉब है, तो ये सब चीज़ें उन्हें पता होती हैं। सो कई बार ऐसा होता है कि 70-80% इंटरव्यू ऐसा देखा गया है कि डैफ से हुआ है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि डैफ से कुछ भी नहीं पूछा, सीधा टेक्निकल हुआ। तो जैसा कि मैंने बताया कि यू शुड नॉट टेक अ चांस, डैफ आपका पूरा अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। अब डैफ में क्या चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी होती है। सबसे पहले आप में डैफ में या डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में आप जो भरते हैं, आपको आपका बेसिक जो होम है, या आपने जहाँ से इंजीनियरिंग की है या जहाँ से डिग्री ली है, उन सिटीज़ के बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए। आपने जो हॉबीज़ लिखा है, मान लीजिए मेरी हॉबीज़ थी, जैसा कि मैं बताता हूँ, मेरी हॉबीज़ टेनिस थी, टेनिस और फुटबॉल। तो मुझे टेनिस का बेसिक्स पता था कि कोर्ट का साइज़ क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं, और फिर प्लेयर्स, अभी रिसेंट जो कंपटीशन हुआ है वो, जैसे उस टाइम विंबलडन हुआ था, तो पता होना चाहिए विंबलडन में कौन जीता। या फुटबॉल मैंने भरा था, तो वर्ल्ड कप लेटेस्ट कौन जीता है, चैंपियंस लीग कौन जीता है, बेसिक डायमेंशंस फुटबॉल फील्ड के क्या होते हैं। कई बार टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं वो, कि मैग्नस इफेक्ट कैसे काम करता है क्रिकेट में या फुटबॉल में। तो ये सब बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए आपके हॉबीज़ के बारे में। ठीक है, तो ये हुआ डैफ की बात। डैफ में जो भी चीज़, एक एक लाइन जो लिखी है आपने डैफ में, आपका होम टाउन, आपने कहाँ से इंजीनियरिंग की है, उस कॉलेज का थोड़ा सा बैकग्राउंड, और फिर जहाँ जहाँ आप रहे हैं, बेसिकली थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई चीज़ फिल कर दी और आपको नहीं पता है। तो ये तो हुई डैफ की बात। मैं अपने खुद के मार्क्स शेयर करना चाहता हूँ। मैंने 2 बार बेसिकली इंजीनियरिंग सर्विसेज दिया था। फर्स्ट टाइम जब मैंने 2018 में दिया था, तो मेरा ऑल इंडिया रैंक 61 था, और उस टाइम मेरा 140 मार्क्स था, जो कि उस ईयर का हाईएस्ट था। और 2019 में जब मेरा रैंक 1 आया इंजीनियरिंग सर्विसेज में, तो मेरा 132 मार्क्स था। बोथ ऑफ द मार्क्स आर वेरी गुड। इफ़ यू सी कि 120 मार्क्स के ऊपर बहुत अच्छा मार्क्स होता है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो डैफ के बारे में बात करते हैं कि क्या चीज़ पढ़नी होती है इंटरव्यू के लिए। तो देखिए, बेसिकली यूपीएससी क्या चीज़ें टेस्ट करता है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन टेक्निकल आप ऑलरेडी मेंस और प्री क्लियर करके आए हैं, तो दे नो दैट यू नो टेक्निकल। तो कंप्लीटली फैक्ट बेस्ड टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो टेक्निकल के लिए आपको क्या करना है, मार्केट में कोचिंग का बेसिकली बुक्स अवेलेबल होता है इंटरव्यू गाइडेंस का, जिसमें कि वो लोग क्वेश्चंस पब्लिश किए होते हैं उसमें, पिछले 10 ईयर्स के, 15 ईयर्स के जो भी इंटरव्यू में आए हैं। तो आपको वो पढ़ने हैं, बेसिकली उनके क्वेश्चन को समझना है कि किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। और जो हमेशा ट्राई करिए, आप जब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिए, आपको फॉर्मूला नहीं पूछेंगे वो लोग, या फिर एकदम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। व्हाट दे एक्चुअली आस्क यू इज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। जैसे सॉइल आप पढ़ रहे हैं मान लीजिए, तो सॉइल पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे स्पेशल फोकस दीजिए, जैसे कि बोरिंग हुआ, सॉइल एक्सप्लोरेशन हुआ, फाउंडेशन के सर्वेस कैसे किए जाते हैं। ठीक है, या फिर फील्ड पे कुछ प्रॉब्लम आया मान लीजिए, जैसे कि मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में कि आप देख रहे हैं कि बेसिकली बिल्डिंग में डिफरेंशियल सेटलमेंट आया है, तो क्या हो सकता है। देन आई क्विकली रिकॉल्ड कि हाँ, डिफरेंशियल सेटलमेंट हो सकता है, प्लास्टिक क्ले की वजह से हो सकता है, जैसे कि मोनमोरलनाइट जो एक मिनरल होता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्वेलिंग और श्रिंकिंग होता है। तो ऐसे रिलेट करना पड़ता है आपको। कंप्लीटली टेक्निकल क्वेश्चन वो लोग नहीं पूछेंगे, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। मुझसे और भी क्वेश्चन पूछे गए थे आरसीसी में, जिसमें कि उन्होंने डायरेक्टली ये नहीं पूछा था कि रीइंफोर्समेंट का फॉर्मूला क्या होता है या कितना % रीइंफोर्समेंट देते हैं। एग्जांपल देता हूँ, मुझसे उन्होंने ये पूछा था कि मान लीजिए एक कैंटिलीवर स्लैब है, और आपने देखा फील्ड पे जाके कि ऑल्दो वो कैंटिलीवर है, लेकिन उसका फ्री एंड सपोर्ट किया गया है, तो क्या रीज़न हो सकता है।
सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे एक्चुअली आस्क इन द इंटरव्यू। ठीक है, तो टेक्निकल आपको समझ में आया कैसे पढ़ना है। प्रीवियस जो क्वेश्चन एक कलेक्टेड बेसिकली बुकलेट होती है जिसमें कि बताया जाता है, प्रिंटेड है क्वेश्चंस कि कौन कौन से क्वेश्चन पहले आ रखे हैं, तो वो आपको एक गो थ्रू कर लेनी है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेनी है। टेक्निकल में भी फोकस करिए स्पेशल प्रैक्टिकल वाले टॉपिक्स के जो हैं बेसिकली। अगर आप मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो सॉइल हो सकता है, आरसीसी हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत मोर प्रैक्टिकल टॉपिक्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो सकता है, ज़्यादा प्रैक्टिकल है बजाय स्ट्रक्चरल के। पूछ को स्ट्रक्चरल भी सकते हैं, लेकिन आपको जो टेक्निकल में ऐसे टॉपिक जो कि प्रैक्टिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं उस पर आप ज़्यादा फोकस रखिए। ठीक है, तो अभी तक हमने बात की डैफ के बारे में और हमने बात की क्या चीज़ आपको पढ़नी है टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं कि और प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा इसका। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ बेसिक्स ऑफ इंटरव्यू होता है जो आपको आना चाहिए। अब ये कैसे आपको आएंगे, तो मेरा सजेशन ये है सभी एस्पिरेंट्स को जो मेंस क्लियर कर रहे हैं बेसिकली, जो क्लियर करेंगे, तो आप सबसे पहले एक मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मार्केट में कोचिंग्स हैं जो कि मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस कराते हैं। अब मॉक इंटरव्यू क्यों करना ज़रूरी है, देखिए कई बच्चे जो एस्पिरेंट्स हैं, मैक्सिमम लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होता है कि वो बोलने में डरते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करने में डरते हैं। डर ये होता है कि कुछ गलत ना बोल दें या कुछ मुँह से गलत ना निकल जाए और लोग गलत ना समझ लें। तो इसलिए मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मैंने पिछले कई वीडियोज़ में एक बात कही थी, वो अभी फिर से कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए मैं आपको पिच पे उतार देता हूँ और कोई इंटरनेशनल बॉलर फेस कराता हूँ लाइक ब्रेटली या डेल स्टेन, तो आप डायरेक्टली नहीं खेल पाएंगे। अगर आपने नेट से प्रैक्टिस की है उसी चीज़ की, उसी बाउंस पे, उसी पेस पे, तो आप बहुत अच्छा क्रिकेट हो सकता है ओरिजिनली खेल पाएँ। तो इसी एनालॉजी को अगर मैं अपनी एग्जाम से ड्रॉ करता हूँ, तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उस चीज़ की प्रैक्टिस कर रखी है एक्चुअल एनवायरनमेंट में, इसीलिए बताया जाता है कि मॉक इंटरव्यूज़ आप दीजिए, कम से कम 2 से 3 मॉक इंटरव्यू दीजिए। अब मॉक इंटरव्यू में आपको क्या चीज़ सीखने को मिलती है, सबसे पहले बेसिक्स ऑफ इंटरव्यू, कैसे एंटर करना है, आंसर करते टाइम किसको फेस करना है, आपके हैंड मूवमेंट कैसा होना चाहिए, यस नो कैसे बोलना है, अपोलोजाइज़ कैसे करना है अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, या फिर पार्डन मी कैसे बोलना है। ये सब बेसिक्स जो हैं आपके इंटरव्यू के, वो आपके मॉक इंटरव्यूज़ के थ्रू क्लियर होंगे। इसलिए मॉक इंटरव्यूज़ मस्ट हैं। और एक एडवांटेज क्या होता है मॉक इंटरव्यूज़ का कि आपको वीडियोज़ मिलते हैं रिकॉर्डेड, तो आप आपकी खुद की गलती एज अ थर्ड पर्सन देख सकते हैं कि आप क्या गलती कर रहे हैं बोलने में या फेसिंग में या। ठीक है, तो ये बेसिकली हुआ। अभी तक डैफ के बारे में हमने बात की, मॉक इंटरव्यूज़ के बारे में बात करी, क्या चीज़ पढ़नी है। अब मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि इंटरव्यू में जो मुझे लगता है क्या चीज़ इंपॉर्टेंस है। जैसे मेरे जो 2 इंटरव्यू रहे उसमें थोड़ा सा उन्होंने करंट अफेयर्स भी पूछा, थोड़ी बहुत पॉलिसीज़ भी पूछी। तो इसलिए मेरा एडवाइस ये रहता है, जैसे ही मेंस का रिजल्ट आता है, कम से कम 2-1.5-2 महीना होता है आपका इंटरव्यू में, तो आप ट्राई करिए कि पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए, कोई भी अच्छा पेपर, जैसे कि द हिंदू हुआ, द इंडियन एक्सप्रेस हुआ। बेसिक जो स्कीम्स चल रही हैं गवर्नमेंट की, बेसिक स्कीम्स जो कि बहुत ही हाईलाइट में है, जैसे कि हम सिविल के थे तो मुझसे आवास विकास योजना पूछा था कि उसके क्या कंपोनेंट्स हैं। उससे वो टेक्निकल की तरफ गए, उसमें मुझसे ये पूछा कि क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ हो सकते हैं, लो कॉस्ट कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं एक लो कॉस्ट बिल्डिंग के लिए। तो मेरे दिमाग में कुछ आइडिया है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि बैम्बू यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस टाइप से वो क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको बेसिक स्कीम्स का आइडिया होना चाहिए। तो इसलिए पेपर ज़रूर पढ़िए। थोड़ा सा करंट अफेयर्स से मतलब कि आप जब पेपर पढ़ना शुरू करेंगे 2 महीने, जब इंटरव्यू बेसिकली मेंस का रिजल्ट आता है या मेंस आपका जैसे ही होता है, आपको लगता है कि डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाएंगे, तो आप पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा यूपीएससी क्या चीज़ देखता है इंटरव्यू में, तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि यूपीएससी ने 2 स्टेजेस में आपका टेक्निकल टेस्ट कर लिया है। नाउ व्हाट दे रियली वांट टू टेस्ट यू कि आप ऑफिसर बनने के लायक हैं कि नहीं, क्या आप में वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं। तो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ क्या होती हैं, एक तो आपका बेसिक डिसिप्लिन, आपका वे ऑफ आंसरिंग, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन। एंड आई वांट टू टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग कि कोई लैंग्वेज बार नहीं होता है। अगर आप वहाँ जा रहे हैं और आप इंग्लिश में उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप खुद भी हिंदी में शुरू कर सकते हैं, आपको उनकी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको इंग्लिश में बोलना है। ठीक है, तो आप हिंदी में भी बोल सकते हैं। ट्राई करिए कि वो जो चेयरमैन है, ये जो पैनल मेंबर है, वो किस तरीके से पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। ठीक है, उस लैंग्वेज में आप आंसर कर सकते हैं। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल तो आप हिंदी में बोलिए। ठीक है, तो ये तो हुआ। अब यूपीएससी क्या चीज़ टेस्ट करता है, जितना मुझे समझ में आया कि दे आर टेस्टिंग योर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, जैसे डिसिप्लिन हुआ, वे ऑफ आंसरिंग हुआ। और एक चीज़ और समझना ज़रूरी कि अगर आप किसी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो मेरा भी साथ ऐसा ही मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मेरे साथ 2 बार इंटरव्यू हुआ है, और मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में भी मैंने 3 बार या 4 बार नो बोला था। सेकंड टाइम भी जब इंटरव्यू हुआ, मैंने उस टाइम भी 4 या 5 बार नो बोला था। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता है, बिल्कुल ब्लैंक है, तो आप साफ बोल दीजिए, सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, या सॉरी सर आई डू नॉट नो अबाउट इट। ठीक है, बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं, नहीं पता होता उसके बाद भी गेस करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक बहुत ही गलत इंप्रेशन देता है। आप रैंडमली कुछ भी बोलेंगे तो वो सही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि गेस नहीं करना है। मान लीजिए कुछ आपसे पूछा कि आपको पता है क्या, यू कैन टेक अ चांस कि सर कैन आई गेस। if he says yes, then you are good to go and make a guess। तो हर क्वेश्चन में भी नो नहीं बोलना, जिसमें गेस कर सकते हैं उसमें गेस करना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक्स यही हुए कि आपसे वो कम्प्लीटली टेक्निकल नहीं पूछेगा, आपकी बेसिकली वे ऑफ कम्युनिकेशन,
आपका अप्रोच टेस्ट करते हैं। हो सकता हो कि आप उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा और आपको सही आंसर नहीं पता है, लेकिन आपका अप्रोच सही है। जैसे कि मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सॉइल एक्सप्लोरेशन जब करते हैं तो क्या क्या स्टेप्स आप फॉलो करेंगे। उसमें से उन्होंने एक बीच में चैलेंज दिया था कि ये प्रॉब्लम आ गया सॉइल पर, तो क्या चीज़ आप करेंगे। तो मेरा जो मुझे जितना समझ में आया उसमें यही करना होता है कि आपकी अप्रोच क्या है, क्या आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, आप पहले स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बता रहे हैं, वो चीज़ वो टेस्ट करते हैं रादर देन द एक्चुअल आंसर। दे डोंट वांट द करेक्ट आंसर, दे वांट कि आपका अप्रोच सही होना चाहिए, आपका वे ऑफ स्पीकिंग सही होना चाहिए, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन सही होना चाहिए, एक बेसिक डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है, और एक ट्रुथफुलनेस होना चाहिए और एक जेन्युइननेस होना चाहिए आंसर में। कुछ भी फेक नहीं करना है, बिकॉज दे कैन ईजिली कैच यू इफ़ यू से समथिंग। अगर आप कुछ सही नहीं बोलेंगे तो दे कैन ईजिली कैच यू, ठीक है। तो कुछ भी झूठ नहीं बोलना है। तो ये थे बेसिक्स ऑफ इंटरव्यू, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि डैफ में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल कहाँ से पढ़ना है, करंट अफेयर्स क्या कितना इंपॉर्टेंस रखता है, और किस टाइप से यूपीएससी टेस्ट करता है आपको। एंड बिलीव मी, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है दोनों इंटरव्यू का, उसमें मुझे इतना ही समझ में आया कि बी रिलैक्स्ड, बी काम, गो विथ कॉन्फिडेंस। जो चीज़ आती है उसको अच्छे से बताइए, जो चीज़ नहीं आती है उसको बेझिझक नो बोलिए, और जिस चीज़ में गेस करने का मौका मिल रहा है वहाँ गेस भी कीजिए। And with these tips, I hope that you would score great marks. Those tips that I've just shared with you were very helpful for me in both of the interviews. I hope you will be able to apply these tips and secure some great marks and finally a great rank in engineering services. So this was all for today's video, and we'll be coming up with more such videos for you on Alpha Strategies. So see you next Thursday.